हेलो गाइस, आई एम CS कशिश रुचवानी। और गाइस, आज से मैं अपने इस चैनल पे CS CET के बच्चों के लिए भी कुछ वीडियोस ला रही हूँ। मैंने 11th के लिए लेकर आई, 12th के लेकर आई, तो अब मेरा मन कर रहा है कुछ CS CET के लिए भी लाया जाए। तो आज मैं अपना जो मॉड्यूल 3 है आप लोग का इकोनॉमिक्स का, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट चैप्टर ही हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होता है। गाइस, डिमांड को समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ समझाना चाहती हूँ, जो कि होती है कि डिमांड बनती कैसे। मान लो मुझे एप्पल आईफोन लेना है, तो एप्पल आईफोन मार्केट में मिलता है, लेकिन मैं कब खरीदूंगी जब मुझे उसको लेने की इच्छा होगी। मतलब पहला डिज़ायर होनी चाहिए। कोई भी चीज़ डिमांड में जब कन्वर्ट होती है जब हमें उसको लेने की इच्छा हो, मतलब डिज़ायर हो। डिज़ायर के बाद मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास पैसे ही नहीं है तो क्या मैं एप्पल आईफोन ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। मतलब कैपेसिटी टू बाय होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए। अच्छा, मेरे पास पैसे बहुत है लेकिन मैं खर्च नहीं करना चाहती, बस पैसे दिखा दूंगी और चीज़ खरीद लूंगी। ऐसा थोड़ी होता है यार, पैसे देने पड़ते हैं, मतलब विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। तो एक चीज़ डिमांड कब बनती है? हमारे पास डिज़ायर होनी चाहिए, कैपेसिटी टू पे होनी चाहिए और विलिंगनेस टू पे या विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक डिमांड बनती कैसे है। हाउ बिकम्स अ डिज़ायर बिकम डिमांड। डिज़ायर डिमांड में कैसे चेंज होती है? तो विलिंगनेस टू पे और कैपेसिटी टू बाय होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। डिमांड रेफर्स टू कंज्यूमर डिज़ायर। ये कंज्यूमर की डिज़ायर है, एक इच्छा है। ठीक है, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे, हम पे करने के लिए राजी होने चाहिए उसमें, एट अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज, मतलब वो उस प्राइस पे और स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज के लिए। दस डिजायर बिकम डिमांड। डिमांड कैसे बनती है? डिजायर से, जब कैपेसिटी टू पे होनी चाहिए प्लस विलिंगनेस टू बाय या विलिंगनेस टू पे होनी चाहिए। अब आ जाता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। गाइस, ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ डिमांड से पहले एक आप लोगों ने 12th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। यहाँ पे इन डेप्थ इतना नहीं है, इसलिए मैं वो लेकर भी नहीं आई, लेकिन मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहला फैक्टर होता है डिमांड के लिए प्राइस। जो चीज़ महंगी होती है वो हम कम खरीदते हैं, जो चीज़ सस्ती होती है वो हम ज़्यादा खरीदते हैं। वापस, जो चीज़ महंगी होगी कम खरीदेंगे, जो चीज़ सस्ती होगी ज़्यादा खरीदेंगे। मतलब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम और प्राइस के कम होने पे डिमांड ज़्यादा। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम और प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम और प्राइस के कम होने पे डिमांड ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड भी यही चीज़ बोलता है। बहुत सारे फैक्टर्स है, मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ प्राइस है, लेकिन मैं एक एक करके लाऊंगी। फिलहाल हम लोग प्राइस पे देखते हैं। तो क्या होता है? प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम और प्राइस कम होने पे डिमांड ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, प्राइस कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई? बढ़ गई, एंड वाइजे वर्सा, उल्टा हो जाता है। मतलब प्राइस कम हुई तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम। मतलब कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। इट एम्प्लाइज दैट देयर विल बी अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर प्राइस के साथ हम लोग डिमांड का रिलेशन देखते हैं तो वहाँ डिमांड वर्ड यूज नहीं होता, वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज होता है। क्योंकि प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड जीरो नहीं होती, हमारी क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है। लाइक अनियंस है, अनियन महंगे हो जाते हैं तो हम लोग ऐसे थोड़ी कि महंगे हो जाते हैं बिल्कुल ही नहीं खाते, कम खाते हैं। ठीक है, मतलब क्वांटिटी कम करते हैं। तो प्राइस की वजह से जो डिमांड में चेंज होता है वो क्वांटिटी होती है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू DX, मतलब डिमांड हो गया, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड है, फंक्शनल का F हो गया, और PX, मतलब प्राइस की वजह से जो फंक्शनल रिलेशनशिप आता है वो किस पे आता है? क्वांटिटी डिमांडेड पे आता है। अब देखो, यहाँ पे मैं एक टेबल लाई हूँ जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हमारी प्राइस 80 रुपये थी, प्राइस पर कैन, ठीक है, तो हम लोग 0 डिमांड करते थे। जैसे ही प्राइस 70 हुई, कम हुई, तो हम लोगों ने 200 यूनिट्स डिमांड करना चालू किया। फिर प्राइस और कम हुई तो हम लोगों ने 400 किया। ऐसे ही प्राइस कम होती गई और हमने डिमांड बढ़ाते गए, क्वांटिटी बढ़ाते गए। प्राइस कम होती गई, क्वांटिटी बढ़ाते गए। आप लोगों को दिख रहा होगा उल्टा रिलेशन है, प्राइस गिरता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है।
तो यहाँ पे जो हमारा कर्व बनेगा वो इनवर्सली जाएगा। इनवर्सली रिलेटेड मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। कैसे आएगा देखो, प्राइस जब हमारी कितनी थी 60 थी, तो हम लोगों ने कितना डिमांड किया 1600, ठीक है। फिर प्राइस क्या हुई 80 थी, सॉरी 80 थी, तो हम लोगों ने 1600 डिमांड किया। फिर प्राइस कम हुई तो हम लोगों ने क्या किया, ज़्यादा डिमांड किया। फिर प्राइस कम हुई, फिर और ज़्यादा डिमांड किया, मतलब प्राइस कम होती गई और डिमांड बढ़ती गई। जब 80 रुपये था तब हमने कुछ डिमांड नहीं किया, फिर 60 हुआ तो हम लोगों ने 400 किया, फिर 40 हुआ तो हम लोगों ने 600 किया। मतलब प्राइस हमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसीलिए ये नीचे से ऊपर आ रहा है और इस रिलेशन को बोलते हैं इन्वर्सली रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, कैसा, इन्वर्सली, अपोजिट, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। जबकि हम लोग और इसको जो चेंज होगा वो डिमांड नहीं होगा, वो क्वांटिटी डिमांडेड होगा। अब कुछ अजम्पशंस है हमारे लॉ ऑफ डिमांड के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। हम बोलते हैं प्राइस के अलावा भी तो बहुत सारे फैक्टर्स है। लाइक मान लो कोई अल्कोहल लेता है, अब अल्कोहल काफ़ी कॉस्टली आ रही है लॉकडाउन में। अब लॉकडाउन में अल्कोहल क्योंकि बहुत कॉस्टली आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है पीने वाला छोड़ देगा, वो तो महंगी भी लेगा। तो यहाँ पे प्राइस का अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि मैं जब भी काम करूँगा जब कुछ अजम्पशंस होंगे, मैं जब भी काम करूँगा जब ये सारे अजम्पशंस फुलफिल होंगे। लाइक नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस के अलावा और सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। याद रखना, एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, प्राइस के अलावा सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। कुछ फैक्टर्स में लाई भी हूँ, तो देखो नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। एक बात बताओ, जिसकी इनकम ज़्यादा हो जाती है वो प्राइस को फैक्टर अफेक्ट करता है क्या? वो महंगी चीज़ें भी लेता है। तो इसलिए हमने बोला कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है। दूसरा, नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। कई बार क्या होता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि महंगी चीज़ अच्छी है, प्रेफरेंस देते हैं हम लोग, इस चीज़ से इस चीज़ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लाइक मान लो मिल्क है, दो आता है, सरस का भी आता है और अमूल का भी आता है। अमूल का मान लो थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन हमें अमूल अच्छा लगता है, सरस से कंपैरेटिवली अमूल अच्छा होता है। तो ऐसे थोड़ी कि मैंने प्रेफरेंस दे दी तो अगर मैंने प्रेफरेंस दे दी तो मैं प्राइस फैक्टर अफेक्ट ही नहीं कर रही। तो इसीलिए बोला जाता है ये भी कांस्टेंट है। फैशन में हम लोग महंगी चीज़ें भी खरीदते हैं, इसलिए इसने बोला फैशन भी कांस्टेंट है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दूसरे गुड्स की प्राइस को नहीं देखना। लाइक अगर वोडाफोन और जियो है, तो अगर जियो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो जियो की प्राइस देखनी है। मान लो अगर वोडाफोन की प्राइस सस्ती हो जाती है, वोडाफोन सस्ता हो जाता है, तो जियो के सारे कस्टमर्स कहाँ चल जाएंगे? वोडाफोन पे चल जाएंगे। तो इसीलिए इसने बोला दूसरे गुड्स की भी प्राइस नहीं देखनी। प्राइस ऑफ फ्यूचर, कोई चीज़ फ्यूचर में अगर सस्ती मिलने वाली है तो आज डिमांड करोगे क्या? अगर मान लो कोई चीज़ आज सस्ती है, आज अनियन 10 रुपये किलो है, आज अभी तो सस्ते ही है, लेकिन कल अगर 8 रुपये होंगे तो आप तो बोलोगे ना मैं तो कल ले लूँगा। इसलिए इससे बोला फ्यूचर भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब कहने का मतलब अपने गुड्स की प्राइस को के अलावा सारी चीज़ें कांस्टेंट, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, सब्सिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ एक ही फैक्टर देखना है, प्राइस। और प्राइस भी किसका? अपना। ना अपना भी कौन सा? प्रेजेंट प्राइस। फ्यूचर प्राइस नहीं, दूसरों का प्राइस नहीं, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं, कोई सा भी प्राइस नहीं, सिर्फ ओन प्राइस, वो भी प्रेजेंट का। और उसके साथ रिलेशन कैसा है? नेगेटिव है। आगे और पॉपुलेशन बढ़ती है तो भी डिमांड बढ़ती है, तो ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट रखनी है। नेक्स्ट, नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड अवेलेबल टू कंज्यूमर, मतलब बहुत सारे तरीके से गुड्स मिल रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं देखना। इनकम, वेल्थ, ये भी नहीं देखनी। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी नहीं देखनी, कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ प्राइस के अलावा। एक फंडा याद रख लो, सिर्फ अपने प्राइस के अलावा कुछ भी नहीं देखना, और अपना प्राइस प्रेजेंट होना चाहिए। ये लॉ के कुछ फैक्ट्स निकल के आए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए जो कि समराइज कर रहे हैं इस लॉ को। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट, इनवर्स रिलेशन, वही बात मैं बता रही हूँ, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, इनवर्स है। दूसरा, क्वालिटेटिव है, नॉट क्वांटिटेटिव। देखो एक बात बताना, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ती है। हमने ये पढ़ा, लेकिन हमने ये कहाँ पढ़ा कि 10% प्राइस बढ़ेगी तो 10% क्वांटिटी कम होगी या 20% क्वांटिटी कम होगी। हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ डायरेक्शन दिया कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम, प्राइस कम होने पे क्वांटिटी ज़्यादा। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ
ये देखा कि डायरेक्शन कहाँ जाएगा। हमने ये तो बोला ही नहीं कि अगर वो 10% बढ़ेगा तो वो 10% कम होगा या वो 20% कम होगा। इसका मतलब ये क्वालिटेटिव है, नॉट क्वांटिटेटिव। काफ़ी बार मान लो मैंने अभी तुम लोग का तो फर्स्ट अटैम्प्ट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पहले भी जो CS के फाउंडेशन के बच्चे थे उनमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। दिखता है क्वांटिटेटिव लेकिन क्वांटिटेटिव है नहीं, डायरेक्शन बताता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। वन साइडेड, थर्ड पॉइंट है वन साइडेड। वन साइडेड कैसा है? वन साइडेड ऐसा है कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। अनियन की प्राइस महंगी हुई इसीलिए हमने कम खरीदा, हमने कम खरीदा इस वजह से प्राइस महंगा हुआ, ऐसा कहीं नहीं देखा। हमने हमेशा ही देखा प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, हमने कभी नहीं देखा क्वांटिटी की वजह से प्राइस में। तो ये सिर्फ वन साइडेड है, सिर्फ प्राइस से जाता है, क्वांटिटी से तो कभी जाता ही नहीं। नेक्स्ट, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बताता, इस वजह से क्या होता है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में एग्जैक्टनेस नहीं बताता कि 10% प्राइस बढ़ने पे कितने % क्वांटिटी कम हुई। तो ये प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है क्योंकि ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चारों पॉइंट। इनवर्स रिलेशन क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, वन साइडेड है, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अब रीजन क्या है नेगेटिव स्लोप होने के? डिमांड कर्व क्यों नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, उसके क्या क्या रीजन है? पहला, लॉ ऑफ DMU। देखो ध्यान से सुनना, मान लो एक आइसक्रीम है जो 10 रुपए की आती है, ठीक है, 10 रुपए की आइसक्रीम आती है और बड़ी गर्मी चल रही है आजकल, ठीक है, और गर्मी की वजह से मेरे को आइसक्रीम खाने का बड़ा मन करता है। तो ऐसे में क्या हुआ, आइसक्रीम की रेट है 10 रुपये और मेरी खाने की इच्छा भी इतनी है कि मैं हाँ 10 रुपये ही खर्च कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक आइसक्रीम मैंने खा ली, दूसरी भी खा ली। अब क्या हुआ, तीसरी आइसक्रीम में आइसक्रीम वाले ने बोला नहीं मैं तो अब 15 रुपए की आइसक्रीम दूंगा, 10 की जगह 15 की दूंगा। मतलब प्राइस बढ़ाई उसने, प्राइस बढ़ाई, ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा तो कम हो गई ना। आप कोई चीज़ कंटिन्यू खाओगे तो एक बात बताओ, मैंने एक आइसक्रीम खाई, दूसरी आइसक्रीम खाई, तो तीसरी आइसक्रीम खाने की इच्छा इतनी नहीं थी। और अगर जिस चीज़ की इच्छा कम हो जाती है उसके लिए हम पे भी कम करना चाहते हैं। तो मैं 10 रुपये पे करना चाहती थी लेकिन उसने मांगे 15 रुपये, तो मैंने कहा छोड़ मैं कुछ और खा लूँगी, छोड़ मैं कुछ और खा लूँगी। ये होता है हमारा लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी चीज़ की यूटिलिटी उसकी प्राइस से देखी जाती है। कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो वो उसकी प्राइस देख के खरीदते हैं कि इतने रुपए की वो चीज़ है, क्या उतने की हमें ज़रूरत है। अगर आज आइसक्रीम वाला बोलेगा मैं 100 रुपये की दूंगी, मेरे को इतनी ज़रूरत ही नहीं आइसक्रीम खाने की, तो कहने का मतलब हुआ कि इसीलिए प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है क्योंकि कई लोग उस चीज़ को खरीदते नहीं है, उनको उतनी ज़रूरत लगती नहीं है और इसीलिए ये नेगेटिव रिलेशन होता है। दूसरा, रियल इनकम। यहाँ पे मैंने इनकम नहीं बोला, अभी तो आपने बोला इनकम कॉन्स्टेंट रहती है, तो ऐसे में कंफ्यूज मत हो ना, इनकम की बात नहीं कर रही मैं, रियल इनकम की बात कर रही हूँ। ध्यान से सुनना, पहले मेरे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, ठीक है, मेरी मम्मी मुझे डेली 100 रुपये देती थी, बोलती थी बेटा जा आइसक्रीम चॉकलेट्स खा ले, ठीक है। चॉकलेट आता था 5 रुपये का, चॉकलेट आता था 5 रुपये का, ठीक है। अब चॉकलेट 5 रुपये का आता था तो मैंने क्या किया, 20 चॉकलेट ले लिए, ठीक है। चॉकलेट 5 रुपये का आता था तो मैंने 20 चॉकलेट ले लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, एकदम से चॉकलेट की रेट कम हो गई, एकदम से चॉकलेट की रेट कम हो गई। अब चॉकलेट की रेट हो गई 4 रुपये, कितने रुपए हो गई, 4 रुपीज़, ठीक है। 5 रुपये का आता था तो मैं 20 खरीदती थी, 100 रुपये खर्च हो जाते थे। अब 4 रुपये का आएगा, 4 रुपये का आएगा तो मैंने 20 खरीदे तो कितने रुपए के, 80 रुपीज़ के। अभी भी मेरे पास पैसे बचते हैं और मैं और भी उसको खरीद सकती हूँ, 5 चॉकलेट और खरीद सकती हूँ। मतलब प्राइस के कम होने की वजह से मेरी जो रियल इनकम है, जो खर्च कर रही थी, उसमें से कुछ पैसे बच गए और मैं और ज़्यादा ले सकती हूँ चीज़, क्वांटिटी बढ़ा सकती हूँ। तो प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ गई। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर मान लो मेरी प्राइस सस्ती हो जाती है, मेरी प्राइस सस्ती हो जाती है, कम हो जाती है, तो अगर मेरी प्राइस कम हो जाती है, ठीक है, तो जो दूसरे कस्टमर्स है, दूसरी कंपनी के कस्टमर, वो भी आएंगे और वो भी आएंगे तो मेरी क्वांटिटी अपने आप बढ़ गई। आ गई ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मेरी प्राइस कम होने की वजह से मेरी क्वांटिटी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि नए नए कस्टमर भी आते हैं, ठीक है। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, पहले जो लोग नहीं खरीद सकते थे अब वो भी आ गए, तो वो भी आ गए तो प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ गई। या अगर प्राइस बढ़ती है तो जो लोग पहले अफोर्ड कर पा रहे थे वो अफोर्ड नहीं कर पाए, वो निकाल देंगे, ठीक है, अपना डिमांड निकाल देंगे।
डिफरेंट यूजेस लाइक मिल्क के बहुत सारे यूजेस होते हैं। आज अगर मिल्क 5 रुपए लीटर मिलने लग जाए, 5 रुपए लीटर, तो ऐसे में अपन बड़े खुश हो जाएंगे। गर्मियों के दिन है, दूध भी पियो, छाछ भी पियो, लस्सी भी पियो, दही भी जमाओ और है ना कहते मावा वगैरह सब घर में बनाने लग जाएंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेस है। लेकिन मिल्क महंगा है, इस वजह से हम लोग उसके अननेसेसरी यूजेस नहीं लेते, क्योंकि वो महंगा है तो इसलिए हम इसको कम खरीदते हैं। अगर वो सस्ता हो जाए तो हम ज़्यादा खरीदेंगे और उसके यूजेस बढ़ा देंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये फर्स्ट से रिलेटेड है। मतलब कहने का मतलब हम उतना ही पे करना चाहेंगे जितने का हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाती है तो हमें उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और हम उसको कम पे करना चाहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज कराते हैं। लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, रियल इनकम बढ़ जाती है हमारी, इनकम ने रियल इनकम, ठीक है, इनकम इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, दूसरे के भी कस्टमर हमारे पास आ जाएंगे। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, नए नए कस्टमर आ जाएंगे, डिफरेंट यूजेस हो जाएंगे चीजों के, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब कुछ चीजें हैं जिस पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता। लाइक मैं एक एग्जांपल अभी आप लोग को देती हूँ, कुछ पढ़ाने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ। गोल्ड महंगा है, बहुत महंगा है, फिर भी लोग उसको खरीदते हैं, ऐसा तो नहीं है। एक बात बताओ, पानी की यूटिलिटी ज़्यादा है, वाटर की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी डिमांड इतनी नहीं है, वो महंगा इतना नहीं है, फिर भी उसकी डिमांड इतनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसको वो बोलते हैं ना अपन, प्रेस्टीजियस गुड्स नहीं है वो। तो कई गुड्स ऐसे होते हैं जो महंगे होते हैं, फिर भी हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं। लाइक ओल्ड कॉइन्स, गोल्ड, ठीक है, पुरानी जो हमारी पेंटिंग्स वगैरह है, वो सब कुछ। तो उसमें आ जाता है पहला पॉइंट, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं? ये इंफीरियर गुड्स होते हैं, मतलब गंदे गुड्स होते हैं। इसको लाया किसने? पूरी कहानी सुनना। इसको लाए थे सर रॉबर्ट गिफन। कौन लाए थे? सर रॉबर्ट गिफन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसने बोला था कि कई गुड्स क्या होते हैं, बहुत गंदी क्वालिटी के होते हैं, उसको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। लाइक मैं अगर ऑयल की बात करूँ तो ऑयल में भी डालडा आता है, जो कि बिल्कुल होता तो देसी घी की तरह लगता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ऐसे में मिलता देसी घी है 500 रुपीज़ पर केजी, और डालडा मिल जाएगा 60 to 70 रुपीज़ पर केजी, और दिखेगा बिल्कुल वैसा ही, लेकिन वो क्या है, वो इंफीरियर है, बेकार गुड्स है, ठीक है। तो उसी इंफीरियर गुड्स में गुड्स आता है, एक कैटेगरी निकली गिफन गुड्स। गिफन गुड्स कहाँ से निकला? इंफीरियर गुड्स से। ये बोला जाता है कि ये भी गंदी क्वालिटी के होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम का काफ़ी सारा पोर्शन इस पे खर्च करते हैं। लाइक कुछ गंदी क्वालिटी के कोर्स, ग्रेन और वीट्स वगैरह होता है, ठीक है। तो अगर ये गुड्स सस्ते हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसकी डिमांड कम कर देते हैं। ध्यान से सुनना, हम क्या इसकी डिमांड कम कर देते हैं। रीज़न क्या होता है कि अगर ये गुड्स सस्ते हो गए तो ऐसे में क्या होगा, हम जितना पहले इसको ले रहे थे, मान लो 5 रुपए किलो गेहूं आ रहा था, ठीक है, हम 20 किलो ले रहे थे, आज वही गेहूं 3 रुपए किलो हो गया, तो हम लोग उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे नहीं, वही 3 रुपए का करके हम लोग क्या करेंगे, अब उसको 15 किलो ही लेंगे, 45 का ही लेंगे, और जो पैसे बच जाएंगे वो हम सुपीरियर गुड्स में लगाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी डिमांड, प्राइस कम होने पे इसकी क्वांटिटी कम होती है, बढ़ती नहीं है, क्योंकि हम लोग जो पैसा बचता है, प्राइस के कम होने की वजह से जो पैसा बचता है, वो हम लोग अच्छी क्वालिटी की चीज़ों में लगाते हैं, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन आता है कि गिफन गुड किसने दिया? तो सर रॉबर्ट गिफन ने दिया। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि एवरी इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड? नो, एवरी इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड। इंफीरियर गुड्स कोई से भी हो सकते हैं, गंदी क्वालिटी के भी हो सकते हैं। गंदी क्वालिटी के तो दोनों ही होते हैं, लेकिन इंफीरियर गुड्स कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो होते तो बेकार क्वालिटी के, लेकिन हमारी को उसकी ज़रूरत होती है, हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो एवरी गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट नॉट एवरी इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड। इंफीरियर एक वास्ट है, उसके अंदर आता है गिफन। In case of certain inferior goods called Giffen good, named after Sir Robert Giffen, when the price fall, quantity often less, मतलब हम लोग quite often less quantity will be purchased, हम कम खरीदते than before, जितना पहले करते, because of negative income effect and people increasing preference, हम लोग कहाँ जाएंगे? superior goods पे with the rise in the income। और इसका एग्जाम्पल है ब्रेड हो गया, राइस हो गया, जो हम लोग डे टू डे चीज़ों में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ स्नो अपील, ठीक है।
तो सर्टेन कमोडिटीज आर डिमांडेड ड्यू टू एक्सपेंसिव एंड प्रेस्टिजियस गुड। देखते ही अच्छा लगता है, डायमंड, गोल्ड, मतलब देखते ही हमारी शान बढ़ा रहे हैं। तो स्नोब अपील का मतलब हुआ वो गुड्स जो प्रेस्टिजियस नेचर के होते हैं वो हम लोग ज्यादा खरीदते हैं। क्वेश्चन आ सकता है स्नोब अपील गुड्स कौन से होते हैं, तो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं जो हमारी शान बढ़ाते हैं। तो जितने महंगे होंगे हम ज़्यादा खरीदेंगे। बड़ी बड़ी कार्स बोल लो, आईफोन बोल लो, गोल्ड बोल लो, डायमंड बोल लो, वो सब इसमें आ जाएगा। स्पेक्युलेशन क्या होता है, सट्टा, जुआ, ठीक है। तो जो चीज़ महंगी हो रही है तो उसको लोग क्या करते हैं, लेके रख लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं और महंगा होगा और महंगा होगा। पता है गोल्ड का भी एक मार्केट चलता है, गोल्ड भी लोग स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में लगाता है। गोल्ड हो गया, डॉलर भी लोग स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में लगाते हैं। कैसे बोलते हैं, आज खरीद लो कल और महंगा होगा और महंगा होगा और महंगा होगा। तो आज भी तो महंगा है, तो आज भी महंगा है, फिर भी ज्यादा खरीद रहे हैं लोग, ठीक है। तो व्हेन पीपल आर कन्विंस्ड that the price of particular commodity will rise still further, और महंगा होगा, they will not contract their demand with the given price rise। आज भी महंगा है लेकिन फिर भी ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव रिलेशन है, महंगा होगा, आज भी तो महंगा है तो भी खरीद रहे हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी बेसिस या इल्यूशन, हमें क्या होता है, हमें ऐसा कई लोगों को लगता है महंगी चीज ही अच्छी होगी, 5 स्टार का खाना ही अच्छा होगा, ढाबे का खाना बेकार होगा। मतलब हमारी साइकोलॉजी ऐसी है, हम सोचते हैं ऐसा है। तो ऐसे में इल्यूशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, महंगी चीज़ों को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा कि कई लोग महंगी चीज़ें ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा लेने की इच्छा करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये फितूर होता है कि हाँ महंगा है तो अच्छा होगा। When the consumer wrongly biased about against the quality of the commodity with the price change, he may contract the demand with the fall। और वो सस्ता हो जाता है तो उसको लगता है हाँ बेकार क्वालिटी हो गई। फियर ऑफ शॉर्टेज, अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा सबको ऐसे लग रहा था यार राशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अभी से खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, इसलिए चीजें महंगी हो रही थी। तो आप लोगों को डर था कि फियर ऑफ शॉर्टेज, कल को मतलब कल को मिले ना, तो लॉकडाउन बिल्कुल लग जाए तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि आप लोगों ने उसको ज्यादा परचेज करना चाहा। आज भी तो महंगा है लेकिन फिर भी आप लोग ज्यादा उसको परचेज कर रहे थे। इग्नोरेंस, हम बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, रहने दे यार महंगा है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। कई लोग ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर मार देते हैं। तो ऐसे में भी महंगी चीजें भी वो लोग ज्यादा खरीदते हैं। नेसेसिटी, कोई चीजें हमारी नेसेसिटी है, लाइक दवाइयाँ, मेडिसिन, अगर महंगी भी होगी तो भी हमें खरीदनी पड़ेगी, तो ऐसे में हमारी डिमांड चेंज है। फैशन, कितना भी पैसा खर्च कर लो फैशन में, महंगे सैलून में हम क्यों जाते हैं, क्योंकि फैशन है भाई, ठीक है। वेदर चेंज, अगर आज गर्मी चल रही है तो गर्मी में एसी की डिमांड ज़्यादा है, अब एसी लगेंगे लोगों के घर में, तो आज एसी महंगे हैं उसके बाद भी ज़्यादा लग रहा है। लाइक इसमें एग्जांपल दिया मैंने, डिमांड फॉर अम्ब्रेलास, अब बारिश का मौसम आने वाला है तो जो अम्ब्रेलास है वो महंगे बिकेंगे, उसके बाद भी लोग लेंगे क्योंकि उनको ज़रूरत है। तो ये सारे क्या हुए, इसके एक्सेप्शंस हुए जिस पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता है। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ सारे एक्सेप्शंस। पहला गिफिन गुड्स जो दिया है रॉबर्ट गिफिन ने, दूसरा स्नो अपील मतलब प्रेस्टिजियस गुड जिससे हमारी शान दिखती है, नेक्स्ट स्पेक्युलेशन सट्टा बाजार, साइकोलॉजी दिमाग का फितूर, फियर ऑफ शॉर्टेज कल मिले ना मिले, इग्नोर मार देते हैं, नेसेसिटी, फैशन, चेंज इन वेदर। अब आता है हमारा नया टॉपिक, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि प्राइस की वजह से जो चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में, उसमें लॉ ऑफ डिमांड काम करता है और किसी पे नहीं करता। उसके रीजन, एक्सेप्शन सब कुछ हमने देख लिया, असम्पशंस भी देख लिए। अब आता है कि अगर प्राइस के अलावा कोई दूसरे फैक्टर्स है, प्राइस के अलावा अगर कोई दूसरे फैक्टर्स है तो उसको बोलेंगे इंक्रीज और एंड डिक्रीज इन डिमांड, या तो बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। तो चेंज इन डिमांड इंक्लूड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। अभी तक मैंने क्या बोला, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट, प्राइस की वजह से जो चेंज है वो लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि प्राइस को कांस्टेंट रखो दूसरे फैक्टर्स की वजह से, प्राइस को कांस्टेंट दूसरे फैक्टर्स की वजह से ड्यू टू चेंज इन फैक्टर, मैंने बोल्ड भी किया इसलिए, अदर देन प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस की अपने गुड्स की प्राइस को छोड़ के सारे फैक्टर्स की वजह से जो चेंज आता है उसको बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शिफ्ट भी बोला जाता है।
शिफ्ट इन डिमांड, याद रखना इसको शिफ्ट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा डिमांड का पूरा शिफ्ट हो जाता है। अभी आगे देखते हैं। पहला आता है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड आर शोन बाय द शिफ्ट हुआ और इंक्रीज हुआ तो आगे की तरफ हुआ। कोई भी कर्व बढ़ता है तो अपने आगे की तरफ बढ़ता है, कोई भी कर्व कम होता है तो अपने पीछे की तरफ जाता है। तो शोन बाय द राइट टू द शिफ्ट टू द राइट, मतलब राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राइट वर्ड शिफ्ट हुआ तो क्या रीजन हो सकता है? इंक्रीज, ठीक है। लाइक हमारा एग्जांपल देख लो, रीजंस मैंने आप लोगों को बोल्ड कर रखे हैं। राइज इन इनकम, इनकम बढ़ गई तो और खरीदो। राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, मतलब पहले मैं जियो यूज कर रही थी, जियो महंगा हो गया तो मैंने क्या किया, एयरटेल की ले ली सिम, ठीक है। तो इस वजह से हमारी डिमांड बढ़ गई। एयरटेल ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जियो महंगा हो गया इस वजह से एयरटेल की डिमांड बढ़ गई। एयरटेल ने तो खुद ने तो कुछ नहीं किया। फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, एप्पल आईफोन सस्ता मिल रहा है तो एप्पल आईफोन लोग खरीदेंगे तो चार्जर भी खरीदेंगे। इसका मतलब हुआ कि दूसरे की फैक्टर के चेंज होने के, हमने कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे डायग्राम में मैंने प्राइस कांस्टेंट रखी है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, लेकिन इन फैक्टर्स की वजह से हमारा शिफ्ट आगे की तरफ हो गया। गाइस यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे पूछेगा इनमें से कौन सा रीजन है जो शिफ्ट का हो सकता है। हो सकता है आपको प्राइस दे दे तो प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, वो शिफ्ट में नहीं आएगा। दूसरा आपको बोल सकता है डिक्रीज इन इनकम, तो डिक्रीज इन डिमांड, इनकम अगर कम होगी तो हम कम खरीदेंगे ना, तो वो राइट वर्ड कम हो, वो तो लेफ्ट वर्ड हुआ। वो बोल सकता है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब आप कॉम्प्लीमेंट मतलब जो साथ में कंज्यूम होते हैं तो वो सस्ता हुआ तो वो भी खरीदेंगे। तो ऐसे में आपको रीजन ढूंढने पड़ेंगे कि किसकी वजह से हमारा डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है, और प्राइस कांस्टेंट रहेगी, प्राइस ऑफ ओन गुड कांस्टेंट है। आगे डिक्रीज इन डिमांड भी, जिसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो डिक्रीज इन डिमांड मींस लेस डिमांड एट अ सेम प्राइस, मतलब सेम प्राइस पे हम कम खरीदेंगे, सेम प्राइस पे कम खरीदेंगे। मैंने बोला था ना प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। डिमांड कैन डिक्रीज एंड कॉस्ट शिफ्ट टू द राइट, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा फॉर द नंबर ऑफ रीजंस। रीजंस क्या हो सकते हैं? पहला इंक्लूडिंग फॉल इन इनकम, इनकम कम हो गई, मैंने बोला था ना इनकम कम होगी तो बैकवर्ड आएगा, ठीक है। अज्यूमिंग अ गुड्स इज नॉर्मल, अच्छा ये छोड़ दो। अ फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया, मान लो मैं जियो यूज कर रही थी, आज वोडाफोन सस्ता हो गया तो वोडाफोन सॉरी है ना, कहते हैं वोडाफोन महंगा हो गया तो वोडाफोन सस्ता हो गया तो हम लोग वोडाफोन में चले गए, ठीक है। तो ऐसे रीजन आपको ढूंढने पड़ेंगे। मतलब डिक्रीज कब हो सकता है? इनकम कम होने की वजह से। सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया, सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया, सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया। तो सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया तो आप एग्जांपल देख लेना जियो और वोडाफोन। तो अगर वोडाफोन सस्ता हो गया तो जियो वाले भी कहाँ जाएंगे? वोडाफोन में। तो जियो की तो डिमांड कम हो गई ना, ठीक है, समझ में है ना। तो ऐसे, और राइज इन कॉम्प्लीमेंट्री, एप्पल आईफोन और महंगा हो गया तो एप्पल आईफोन को खरीदेगा नहीं तो चार्जर की भी डिमांड नहीं होगी। कहने का मतलब देखना पड़ेगा आपको, रीजन देखने पड़ेंगे। और यहाँ पे भी प्राइस कांस्टेंट है, इंक्रीज और डिक्रीज में प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। और अगर हमारे अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, अगर डिमांड कम हो रही है तो लेफ्ट वर्ड। ये कॉमन सेंस है, ये आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को खुद को रीजन पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसको मूवमेंट भी बोला जाता है, जैसे वहां पे इंक्रीज डिक्रीज को क्या बोला गया था? शिफ्ट बोला गया था। लेकिन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को मूवमेंट भी बोला जा सकता है। अब मूवमेंट में क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, और मूवमेंट भी है। यहाँ पे मूवमेंट इसलिए यूज किया गया वर्ड क्योंकि एक ही डिमांड कर्व में मूव करता है, एक ही डिमांड कर्व में मूव करता है। वहां पे पूरा शिफ्ट हुआ था, पूरा राइटवर्ड या पूरा लेफ्टवर्ड, लेकिन यहाँ पे एक ही डिमांड कर्व में मूव करेगा, एक ही डिमांड कर्व में मूव करेगा। तो आ जाओ, इसको मूवमेंट भी बोला जाता है, याद रखना। व्हेन क्वांटिटी डिमांड आ गया, वही आ गया, प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड है। अभी तक डिमांड पढ़ रहे थे इंक्रीज डिक्रीज में। ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन प्राइस, प्राइस का क्वांटिटी बढ़ गई, इट इज नोन एज एक्सटेंशन, ठीक है, या एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। When the quantity demanded decrease due to increase in price, क्वांटिटी कम हो गई प्राइस के बढ़ने की वजह से, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो कैसे बना है, देखो वहां पे हम लोगों ने, अगर आपको ध्यान हो, कर्व पूरा शिफ्ट किया था आगे की तरफ या नीचे, नया कर्व बना था। लेकिन यहाँ पे देखो सेम में, अगर मेरी प्राइस P1 है, ध्यान से सुना, P1 है और P0 हो जाए
मतलब प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो देखो जब नीचे की तरफ जाएगा तो एक्सपेंशन, अगर हमारी प्राइस P1 है और ऊपर P2 हो गई तो कम खरीदेंगे, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन, नीचे की तरफ आएगा तो एक्सपेंशन, ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन। एक ही डिमांड कर्व में मूव कर रहा है इसलिए इसको मूवमेंट भी बोला जाता है। वहां पे पूरा शिफ्ट हो गया था इसलिए उसको शिफ्ट बोला गया था। तो गाइस आई होप आप लोग को बहुत सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। गाइस अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।